देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 110 हिंदी कहानी, ठीक है। हिंदी ऑनर्स सेकेंड ईयर के लिए रहेगा और BHDC 110, ठीक है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को करेंगे और कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है। सबसे पहले देखो, पहला चैप्टर जो रहेगा ना, कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। भाई कहानी की जब रचना की जाती है, जब कहानी लिखी जाती ना, तो कहानी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या विशेषता है। तो भाई हर कहानी में अगर आप देखोगे ना, तो कथा वस्तु जरूर होगी। देखो, कोई भी अगर कहानी लिखी गई है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, कथा होगी, यानी स्टोरी होती है, ठीक है। कथा के आधार पर ही कहानी लिखी जाती है, ठीक है। जिसे मान लो कोई कहानीकार है या कोई कहानी लिख रहा है, तो कहानी लिखने में सबसे पहले उसका कथा वस्तु इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके पास कोई छोटी मोटी कथा होगी या स्टोरी होगी, उसी के आधार पर वो किसी बड़ी कहानी को, या कहानी का आधार है कि कोई कथा है। जैसे कोई पौराणिक कथा है, उसने अपने दादी नानी से कोई कथा सुन रखी है, या किसी और अन्य व्यक्ति से उसने कोई कथा यानी कथा सुन रखी है छोटी मोटी, उसी के आधार पर कोई भी जो कहानीकार होता है वो कहानी को लिखता है। कहानी में दूसरा चीज क्या होता है भाई, चरित्र होता है। भाई हर कहानी में कैरेक्टर आपको खूब मिलेंगे। आप कोई भी कहानी अगर पढ़ोगे ना, तो उसमें चरित्र बहुत होते हैं। जैसे उसमें पति पत्नी होंगे, उनके बच्चे होंगे, या कहानी में राजा होंगे, रानी होंगी, या मंत्री होंगे, या अगर आप देखोगे दो बैलों की जोड़ी है, तो उसमें बैल हैं, हीरा मोती हैं, इस प्रकार से हैं। अगर आप पूस की रात कहानी पढ़ोगे, तो उसमें हल्कू किसान है, जबरा है, कुत्ता जो उसका है, और उसकी पत्नी मुन्नी है, सहना भी है। तो क्योंकि जो कहानी होती है, कहानी में जो कैरेक्टर होते हैं या कहानी में जो पात्र होते हैं, कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए उसी को पात्र जो है भाई, किसी भी कहानी में अगर आप देखोगे ना, पात्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द या कह सकते हैं कि आसपास पूरी कहानी चलती है। अगला कहानी में भैया, कहानी में परिवेश होता है। कोई भी अगर आप कहानी देखोगे ना, तो उसका गांव का परिवेश मतलब किस जगह की कहानी है, कहानी का वातावरण कैसा है, गांव की कहानी है। कुछ कहानी पढ़ोगे तो ग्रामीण क्षेत्र की कहानी होगी, कुछ होगी भैया आपको शहर की कहानी होगी। कुछ कहानी पढ़ोगे तो बताएगा कि आजादी से पहले की कहानी है, जब हमारा देश गुलाम था, या कुछ कहानियां पढ़ोगे तो आजादी के बाद की कहानियां होंगी। तो कहानियां हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, उसका परिवेश होता है कि कहानी कहाँ की है, गांव की है, शहर की है, या किसी कस्बे की है, या किसी विदेश की कहानी, दूसरे देश की कहानी है, इसको बोलते हैं। दूसरा, कहानी में संरचना शिल्प। संरचना शिल्प का मतलब होता है कि किसी कहानी की भाषा और उसकी शैली कैसे है। देखो, अगर आप कोई कहानी पढ़ोगे ना, जो बिल्कुल कह सकते कैसी कहानी आपको दिखाई देगी, जिसको बोलते भाई यथार्थवादी कहानी, रियल स्टोरी पर कहानियां लिखी जाती हैं। कुछ कहानियां अगर आप देखोगे तो आपको काल्पनिक कहानियां मिलेंगी, क्या कि उसमें कल्पनाएं की गई हैं, उसको बोलते हैं काल्पनिक। तो भैया अगर आप देखोगे कहानी की संरचना शिल्प में भैया भाषा होती है। हर कहानी की कोई ना कोई एक भाषा होती है, उसकी स्टोरी लाइन होती ना। कहानी की तो भाषा होती ना, कहानी में कैसी भाषा चलेगी, कैसी स्टोरी चलेगी, उसकी भाषा तो होती है। हर कहानी के पीछे एक प्रतिपाद्य भी होता है। प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि कोई लेखक अगर किसी कहानी को लिखता, भैया उसकी कहानी के लिखने का पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। भाई कोई भी रचनाकार या कहानीकार अगर किसी कहानी को लिखता है, तो उसके कहानी लिखने के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। भैया बिना उद्देश्य के भाई मेरे कोई भी कहानी लिखी नहीं जाती है। कोई भी कहानी अगर लिखी जा रही है, तो हर कहानी के पीछे उसका एक निश्चित उद्देश्य है। बिना उद्देश्यों के आधार पर किसी कहानी का लेखन तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, या किसी भी कहानी का जो लेखन किया जाता है बिना उद्देश्यों के तो हो ही नहीं सकता। अब हम लोग बात करेंगे कहानी का भेद कौन है। देखो कितने प्रकार की, जैसे कथा के आधार पर भी बहुत सारी कहानी होती है। अगर आप किसी कहानी के भेद टोटल 5 प्रकार के हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो कथा के आधार पर, जैसे कोई स्टोरी है, उसके आधार पर कोई कहानी लिखी जा रही है, तो इस प्रकार की कहानियां लोग क्या है, बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे कि उसमें भाई जो स्टोरी है, उसी स्टोरी के इर्द गिर्द, या कह सकते हैं उसी स्टोरी के आसपास ही पूरी कहानी चल रही है। दूसरा, चरित्र चित्रण के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। जैसे कोई कैरेक्टर है जिसमें कैसे किसी को हम
अच्छा बता रहे हैं, या जैसे किसी महिला के इर्द गिर्द कहानी घूम रही, तो यानी चरित्र चित्रण के आधार पर भी कहानियां लिखी जाती। भाई उसमें जो कैरेक्टर है, पूरी कहानी देखोगे, जैसे आप फिल्में नहीं देखते हो कि भैया पूरी फिल्म किसी एक हीरो के आसपास ही घूमती रह गई, इसको इसी प्रकार से कहानियां भी होती है कि उसमें एक चरित्र है, कैरेक्टर है, उसका एक हीरो है, उसे के आसपास पूरी कहानी घूम रही। जैसे उसमें महिला है या कोई पुरुष है या कोई राजा है, उसके आसपास ही पूरी कहानी वो घूम रही होगी। ठीक है, परिवेश के आधार पर भी कहानियां लिखी जाती, जैसे गांव की कहानी है या शहर की कहानी है, आजादी से पहले की कहानियां हैं, तो परिवेश के आधार पर भी क्या होती है, कहानियों को लिखते हैं। अलग अलग परिवेश है ना भाई, गांव का परिवेश अलग है, शहर का वातावरण अलग है, गांव का वातावरण अलग है, तो परिवेश के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कहानी को लिखते हैं, या कहानी का जो लेखन है वह परिवेश के आधार पर भी क्या है, हम देखते हैं, हम लोगों को मिलता है। अगला शैली के आधार पर, शैली मतलब जैसे रियलिटी, सच्चाई, यथार्थवादी शैली, यानी सच्ची स्टोरी पर कहानी लिखते हैं। कई बार भावनात्मक, जैसे मां की ममता भाव, या भाव भाई आपको प्यार है, दया है, या पक्षियों से प्रेम है, इस प्रकार की अगर आपने कोई कहानी, इसको बोलते हैं शैली के आधार पर। शैली का मतलब भावनात्मक आधार पर हम कहानी लिख रहे हैं, हमारा भाव है, तो भावों के आधार पर भी कई बार कहानियां लिखे। अगला प्रतिपाद्य के आधार पर, यानी आपका कहानी लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। भाई आप दहेज के बारे में, दहेज से प्रति समाज को जागरूक करना चाहते इसलिए कहानी लिख रहे हैं, या आप कहानी लिख रहे हैं कि भाई आप समाज में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उस आधार पर आप कहानी लिख रहे हैं। तो हमारी कहानी लिखने का प्रतिपाद्य के आधार पर भी कहानियां लिखी जाती हैं। आप कहानी का लिखने का जो उद्देश्य है वही कहानी लिखने का आधार भी कई बार बन सकता है। तो अगर आप कुछ कहानियों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये जो कहानी लिखी गई है, जो स्टोरी लिखी गई है, उस कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। उसी उद्देश्यों के आधार पर क्या है कि कहानी का लेखन किया गया है। तो प्रतिपाद्य मतलब होता उद्देश्य। किसी कहानी को अगर कोई लेखक लिखता है तो हर कहानी के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य होता। भैया बिना उद्देश्य के कोई कहानी लिखी नहीं जाती हैं, और कई ऐसी कहानियां होती हैं जो उद्देश्य के आधार पर ही कहानियों का लेखन किया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, कहानी की रचनागत विशेषता बताओ या कहानी के भेद बताइए। तो अगर आपको कहानी के भेद पूछेगा या रचनागत विशेषता पूछेगा, कहानी की विशेषता बताइए, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी का लेखन कैसे किया जाता है, इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो जो जो मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में यही लिख करके आना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, हिंदी कहानी का विकास, नई कहानी और सठोत्री कहानी। इसमें नई कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नई कहानी को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे 16 नंबर का पूछेगा, ठीक है। 16 नंबर के लिए आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो चलिए हम लोग नई कहानी की बात करते हैं, क्योंकि नई कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो नई कहानी क्या है, कह सकते हो कि 1947 और आजादी के बाद जो कहानियां लिखी गई हैं उन्हीं कहानियों को नई कहानी कहा जाता है। जैसे नई कहानी की अगर बात करोगे तो नई कहानी जैसे जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ, यशपाल और अमृत राय जैसे लोग जो है कहानी लिखते थे। और नई कहानी में कह सकते कि नई कहानी आंदोलन है। नई कहानी में जैसे मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, केदारनाथ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय जैसे कवि आते हैं। नई कहानी किसने लिखा है, मुक्तिबोध ने, कुंवर नारायण, केदारनाथ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। और नई कहानी जो है वह 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चला। और कह सकते आजादी के बाद भारत में जो कहानियां लिखी गई हैं उन्हीं ज्यादातर कहानियों को हम नई कहानी कहते हैं। यानी भारत जब आजाद हुआ तो भाई आजादी के बाद नई नई परिस्थितियां बनी, नया दौर था, नया समाज था भारत में नई नई चीजें हो रही थी, भारत नया नया आजाद हो रहा था। तो उस समय आजादी के बाद जो कहानियां लिखी गई उसे हम लोग नई कहानी कहते हैं। अगर आप देखोगे नई कहानियों में पारिवारिक संबंधों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, हास्य व्यंग को लेकर के, इस प्रकार की चीजों को लेकर के नई कहानी लिखी गई। जैसे गांव की कहानियां, शहरों की कहानियां, इस प्रकार की कहानियां नई कहानियों में हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलती हैं। अगर हम नई कहानी की बात करें तो नई कहानी जो कह सकते हैं
इसमें जैनेन्द्र कुमार का बड़ा योगदान माना जाता है कि भाई जैनेन्द्र कुमार ने ही कह सकते हो कि नई कहानी लिखने का शुरुआत की है। नई कहानी का नामकरण कैसे हुआ? देखो अगर हम लोग बात करें, नामवर सिंह ने कहा है, मेरे मन में सवाल है कि नई कविता की तरह नई कहानी का नाम कहां से आया। तो नई कहानी कोई आंदोलन तक नहीं रहा, और नई कहानी जो है कह सकते हो कि भाई मेरे एक पत्रिका है जिसमें 1956 में प्रकाशित एक पुस्तक थी जिसमें नई कहानी कहा गया। कवि दुष्यंत कुमार ने नई कहानी परंपरा, यानी कह सकते कवि जो दुष्यंत था, सबसे पहले उन्होंने नई कहानी का शब्द का प्रयोग किया, शीर्षक से उन्होंने लेख लिखे थे नई कहानी। नई कहानी का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में हुआ था। नई कहानी जो शब्द है इसका प्रयोग कब किया गया था? 1955 में। ध्यान देने वाली बात यह कि नामवर सिंह की तरह ही इस संज्ञा शब्द का विशेषण प्रयोग किया गया है। अपनी पुस्तक में नई कहानी के संदर्भ और प्रकृति की भूमिका 1965 में आलोचक देवी शंकर अवस्थी ने लिखा कि भाई यहां से नई कहानी शब्द आया। नई कहानी का अस्तित्व का प्रश्न 1956 में उठता है और दिसंबर 1957 में साहित्यकार सम्मेलन में नई कहानी को स्वीकार किया जाता है, और कह सकते कि यहीं से नई कहानी की शुरुआत की जाती है। नई कहानी कह सकते कि जो भारत आजाद हुआ, नया दौर है, नई नई परिस्थितियां हैं, उस नए निष्कर्ष के रूप में अगर मैं बात करूं तो नई कहानी के नाम को लेकर के नामवर सिंह को श्रेय दिया जाता है कि नई कहानी नाम किसने दिया था? नामवर सिंह ने। नई कहानी और नई कविता का आपस में कोई संबंध नहीं है, लगभग ये दोनों एक ही समय चले थे साहित्यिक आंदोलन में। तो नई कहानी यहीं से आया है। नई कहानी के कौन कौन कथाकार हैं? नई कहानी की बात करोगे तो 1955 के आसपास नई कहानी शुरू हुई है। नई कहानी में शहरी जीवन को लेकर के, स्त्री पुरुषों को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, हास्य व्यंग को लेकर के नई कहानी लिखी गई। नई कहानियां जो हैं उसमें कह सकते हो भाई, जो नई कहानियां लिखी जा रही थी उसमें तीसरी कसम, रेणु की कहानियां जो हैं, इस प्रकार की कहानियां खूब नई कहानियों में आती हैं। नई कहानियों में जैसे रसप्रिया, एक आदिम, रात्रि की महक, पंचलाइट, ये नई कहानियां हैं, इसको नई कहानियों में माना जाता है। राकेश मोहन कमलेश्वर और राजेंद्र यादव नई कहानी के लोग हैं। इन्होंने नई कहानी लिखने की भाई इन्होंने क्या है शुरुआत की। अगर हम बात करेंगे जैसे नई कहानी में जैसे कह सकते भाई, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटता खिलौना, खेल खिलौने, छोटे छोटे ताजमहल, एक कुछ प्रसिद्ध नई कहानियां नई कहानी की अगर बात करूं तो मन्नू भंडारी ने भी और भीम सहनी ने भी समाज में जो द्वंद्व है, जो विरोधाभास है, इसको लेकर के नई कहानियां इन्होंने भी लिखी हैं। मैं हार गई 1957 में लिखी गई कहानी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1958 में आती है, भी नई कहानी है। भंडारी ने मैं हार गई अकेली, एक प्लेट स्लैब और त्रिशंकु जैसी लोकप्रिय चर्चित कहानी जो है नई कहानियों में आती हैं। एक खासकर नई कहानियां हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर, दोपहर का भोजन, मूस जैसी कहानियां, अमरकांता, ये क्या है नई कहानियां लिखी गई है। नई कहानियों में अगर आप बात करोगे तो नई कहानी लिखने वाले कौन हैं? राजकुमार चौधरी, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण देव, राम कुमार, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, इन लोगों ने नई कहानियां लिखा। यह कह सकते हो कि आजादी के बाद जो नई परिस्थितियां बनी और 1955 के आसपास कह सकते हो कि नई कहानी लिखने का दौर हिंदी साहित्य में शुरू होता है, और यहीं से कह सकते भाई मेरे कि नई कहानी लिखने की शुरुआत है। नई कहानी में कह सकते कि जो नई कहानी उसमें उसकी कला विशेषता क्या है? अगर नई कहानी की बात करो तो नई कहानी में ग्रामीण समाज को लेकर के कहानियां खूब लिखी गई। समाज में जो अंतर विरोध है, ठीक है, समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, समाज में जो आडंबर है, इन चीजों को लेकर के नई कहानियां लिखी गई। नई कहानियां कह सकते हो कि इसमें भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादातर किया गया नई कहानियों में। नई कहानियों की अगर बात करोगे, नई कहानियों में जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, यशपाल शर्मा जैसे बड़े कथाकारों का योगदान नई कहानी में है। ठीक है, नई कहानी में अगर आप देखोगे नामवर सिंह, विजय मोहन सिंह, देवी शंकर अवस्थी, सुरेंद्र चौधरी, मधुसर
और नवल किशोर मुख्य रूप से इन्होंने नई कहानी आंदोलन में अपना बड़ा योगदान दिया है। और यहीं से कह सकते हैं भैया नई कहानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद और भारत की आजादी के बाद लिखी गई कहानियां नई कहानियों में आती हैं। यह कह सकते हैं कि आजादी के बाद जो नई परिस्थितियां बन रही हैं उस नई परिस्थितियों में लिखी गई कहानियों को हम नई कहानी के रूप में क्या करते हैं, रेखांकित करते। तो नई कहानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नई कहानी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा भाई, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है, उसने कहा था। और उसने कहा से तो कह सकता हूं कि 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसने कहा था तो भैया इस कहानी का हम लोग सार जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कहानी से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी आ सकती है। ठीक है, इससे आएगा ही आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या करने को पूछेगा ही पूछेगा। तो इस कहानी को अगर आपके पास समय होगा ना तो कहानी को डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लेना, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इससे आप कहानी, क्योंकि क्वेश्चन 100% आने वाला है। कहानी को शॉर्ट में हम लोग जरूर देखेंगे क्योंकि बड़ी ही फेमस कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखो कहानी क्या है, देखो कहानी का जो शुरुआत है अमृतसर के एक नगर से, अमृतसर पंजाब में एक जगह है वहीं से हुई है। चौक बाजार पर एक 8 वर्षीय सिख बालिका और एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच वार्तालाप, यानी कह सकते हैं भैया एक सिख लड़की है 8 साल की और एक सिख लड़का है। ठीक है, दोनों के बीच में अमृतसर पंजाब में बातचीत हो रही है। एक कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, दोनों बालिका बालक अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए, यानी कह सकते हो कि भैया कि लड़की 8 साल की है, लड़का 8 साल का है, दोनों पंजाबी परिवार से हैं यानी सिख परिवार से हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। लड़की भी अपने मामा के यहाँ आई है, लड़का भी अपने मामा के यहाँ आया है। बालक और बालिका दोनों सामान खरीदने बाजार में आए हैं। ठीक है, यानी लड़की भी बाजार में सामान खरीदने आई है जो पंजाबी लड़की है, और जो पंजाबी लड़का है वह भी बाजार में सामान खरीदने अमृतसर में आए हुए हैं। बालक मुस्कुरा करके बालिका यानी लड़की से कहता है, क्या तेरी कुमड़ाई यानी सगाई हो गई है। लड़का लड़की से पूछ रहा है क्या तेरी कुमड़ाई, कुमड़ाई पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है सगाई। इस पर बालिका ने कुछ आंख चढ़ा करके धत कह करके दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया, यानी कह सकते कि लड़का जो पंजाबी लड़का, वो लड़की से पूछता क्या तेरी कुमड़ाई हो गई, यानी वो लड़का कह रहा है कि भैया क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। तो लड़की जो है वो आंख चढ़ा करके उसको डांटती है और दौड़ करके चली जाती है। लड़का लड़की का मुंह देखता रह जाता है। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे कभी न कभी किसी दुकान पर टकरा ही जाते थे, यानी ये बाजार में घूमते रहते थे अमृतसर में और दूसरे दिन तीसरे दिन आपस में टकरा ही जाते थे और बातचीत भी कभी कभार हो जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा, बालिका ने उत्तर दिया, उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया, बोली हाँ हो गई है। यानी लड़का हमेशा यही पूछता था क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। लड़का लगता है लड़का लड़की को बहुत पसंद करता था भाई ना, तभी तो पूछ रहा है क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई है, क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, क्या तुम्हारी शादी होने वाली है। ये लड़का हमेशा पूछता था, लड़की उत्तर नहीं देती थी। एक दिन लड़की ने उत्तर दे ही दिया और लड़के के कह सकते लड़के को भैया बड़ा खराब लगा होगा जब हाँ बोली हाँ मेरी सगाई हो गई है। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर के लड़का चौंक पड़ा। लड़के को लगा भैया इसकी तो सगाई हो गई, उसको पसंद करता था। लड़का ये उत्तर को सुनकर के लड़की ने जब बोला कि हाँ मेरी सगाई हो चुकी है तो भैया लड़का चौंक गया और पूछता है कब, तो लड़की कहती है कल, देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू है, यानी वो रेशम का एक कपड़ा पहन करके आई है, साल ओढ़ करके आई है और लड़की करी कि मेरी कल ही सगाई हो गई है और यह कह करके वह भाग जाती है लड़के से बोल। परंतु लड़के को समझो कि भैया बिजली गिर गई है। लड़के के दिल पर कह सकते भैया बिल्कुल पत्थर दौड़ गया। अरे लड़की को पसंद करता था, जिस लड़की को पसंद किया उसी से रोज पूछता था क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। और बाद में पता चला भाई उस लड़की की सगाई हो गई है। अब लड़का इतना प्रेमी टाइप का था, उसे भाई प्रेम व्रेम करता रहा होगा। ठीक है, तो लड़के के दिल पर कह सकते वज्रपात, वज्रपात मतलब होता बिजली गिर जाना, जैसे आसमानी बिजली नहीं होती है
वही आसमान से बिजली गिरती। तो लड़के के दिल पर समझ लो भैया आसमान से बिजली गिर गई उसके दिल पे, यानी कह सकते उसका दिल पत्थर की तरह, यानी कह सकते कांच की तरह टूट गया झन्न से करके। और लड़के को समझ लो कि भाई उसकी हालत, वह किसी नाली में धकेला हुआ किसी छबड़ी गिर देता, किसी कुत्ते को पत्थर से मारता। यानी लड़के को जब पता चला लड़की की सगाई हो गई है तो लड़का पूरा बावला हो गया है, पागल हो गया है। वो कभी किसी बकरी को मारता, कभी किसी को कुत्ते को पत्थर से मारता, किसी सब्जी वाले का ठेला उलट देता, किसी के सामने आती कोई आ जाता तो उसको गाली बकता है। यानी लड़का पूरा बावला हो गया है, खास तौर से जब उसको पता चला भैया लड़की की सगाई हो गई। कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम लहना सिंह था। यानी क्या है, जो लड़का लड़की से प्रेम करता और रोज पूछता था क्या तेरी सगाई हो गई, क्या तेरी कुमड़ाई हो गई है, उस लड़के का नाम लहना सिंह है। और इस लड़की बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि लहना सिंह जो लड़का है ये सेना में भर्ती हो जाता बाद में जाकर कि क्या, कि जो लड़का लड़की से हमेशा पूछता था क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, लड़का जो पूछता था वो लहना सिंह उसका नाम है। बाद में वो सेना में भर्ती हो जाता है और ये लड़की सेना में लहना सिंह है। तो लहना सिंह का जो सूबेदार है उसकी, यानी उससे सूबेदार से इस लड़की की शादी हुई है, जिससे वो पूछता था क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, क्या कुमड़ाई हो गई, वो सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 साल के बाद ये दोनों बच्चे थे, आपस में ऐसे पूछते थे, लड़की ने जवाब दिया था। और इस घटना के अमृतसर में जो घटना घटी उसके 25 साल के बाद फिर दोनों कहानी में आते हैं। फिर कहानी, लहना सिंह बड़ा यानी युवा हो गया है, जर्मनी की लड़ाई में लड़ने के लिए वह सेना में भर्ती हो गया था, यानी लहना सिंह सेना में भर्ती हो गया। अब वह नंबर राइफल और यानी अब वह नंबर 1 राइफल्स का जमादार है। वह एक बार 7 दिन की छुट्टी लेकर के अपनी जमीन की मुकदमे की पैरवी कराने, यानी लहना सिंह सेना में भर्ती हो गए हैं, जो पूछते थे क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, और भैया सेना में छुट्टी लेकर के 7 दिन की अपनी जमीन को घर आया है। वहीं पर अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी लहना सिंह को मिलती है, फौजी को काम पर जाना है, फौरन चले आओ। इसके साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह है की चिट्ठी मिलती है। उसे और उसके बेटे बोध सिंह दोनों को लाम पर जाना है, यानी युद्ध पर जाना, और साथ सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर गया। जब तीनों चलने लगे तब सूबेदार लहना सिंह से कहता कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसको जानती है, वह उसे बुला रही है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टर में तो वह कभी नहीं रही, पर जब अंदर जाता है तो सूबेदारनी उसे कुमड़ाई हो गई वाला वाक्य कह करके 25 साल वाली घटना है। यानी कह सकते कि लहना सिंह का जो दोस्त है, जो सूबेदार है, उसकी शादी उसी लड़की से हो गई जिससे वो हमेशा पूछता था क्या तेरी कुमड़ाई हो गई है, तो उससे पूछता। 25 साल के बाद एक घटना दोबारा दोहराती है। घटना को याद करके कहती है जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से रक्षा की है, उसी प्रकार आज तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की तुम रक्षा करना। वह उसे आगे अपना आंचल पसार कर भीख मांगती है। इस बात लहना सिंह को मर्म को छू जाती है। यानी वो जो जिस लड़की से पूछता था क्या तेरी कुमड़ाई हो गई, उस लड़की की शादी सूबेदार से हुई है, और सूबेदार उसका लड़का और लहना सिंह सेना में गए हैं युद्ध पर लड़ाई करने के लिए। तो सूबेदार ने उससे कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटी की रक्षा करना। इस प्रकार से युद्ध भूमि पर उसने सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के बेटे बोध सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। इस कोशिश पर वह स्वयं गंभीर घायल हो गया। अपने घाव पर किसी से कह सकता पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मनी सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और बोध सिंह गाड़ी में सकुशल घर आ गए और चलते हुए कहा, सूबेदारनी हजरों की चिट्ठी लिखो, मेरा माथा तेन लिखा है, पर घर आ जाओ। ठीक है, सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था और गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि खून से तर था। मृत्यु सन्निकट थी, जीवन की सारी घटनाएं चल रही थी। उसकी यह इच्छा थी भतीजे के साथ बैठ करके आम खाएं। सूबेदारनी की बात उसे याद आ गया अंतिम क्षणों में कि उसने कहा था, यानी कह सकती कि भाई
सूबेदारनी ने लहना सिंह को कहा था कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, यही उसने कहा था, यही उसको बात याद आती है, इसलिए इस कहानी का नाम भी उसने कहा था रखा गया। बाद में अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम में 38वें बटालियन यानी 38वीं सूची मैदान में 77वें सिख राइफल जो लहना सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम है, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी द्वारा कहे गए वाक्य को याद रखा है। उसके पति और उसके पुत्र की उसने रक्षा की, अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो लहना सिंह उस सूबेदारनी से बहुत प्रेम करता था। वो जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब मिलते थे, क्या तेरी कुमड़ाई हो गई है, तब उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो लहना सिंह ने अपनी जान दे करके सूबेदारनी के पति की और उसके पुत्र की रक्षा की है। और कह सकते हैं लहना सिंह ने अपनी जान दे दी प्रेम के लिए। तो कह सकते हैं प्रेम की एक स्टोरी और बहुत मार्मिक कहानी है। अगर मैं बात करूं, बहुत ही यानी बहुत ही ब्रिलियंट कहानी है, कह सकते हैं ये इन्होंने जो ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। और उसने कहा था इसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई 100% आएगा। और इस कहानी को लेकर के आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी भाई मेरे आपसे पूछी जरूर जा सकती है। तो संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी इसी चैप्टर में से, और क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, पूस की रात। यह भी एक प्रेमचंद की बहुत ही फेमस कहानी है, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक किसान है, ठीक है, किसान के बारे में पूरी कहानी है, किसान और बिल्कुल रियल कहानी, जिसमें कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने किसानों की समस्याओं को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हल्कू नाम का एक किसान है, ठीक है, जो ब्याज लेकर के कह सकते हो कि खेती होती करता है। ये साहूकार से ब्याज लेकर के खेती करता है, लेकिन खेती करने से थोड़ी बहुत जो कमाई होती है, थोड़ी बहुत जो इनकम होती है, वो कह सकते कि ब्याज जो लेता है उसका किस्त देने में सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। और बाद में कह सकते कि हल्कू को भाई मजदूरी करनी पड़ती है। और इसके पास इसका एक कुत्ता जिसका नाम है जबरा। जबरा इसका कह सकते कि इसका पूरा दोस्त है, कुत्ता जो है इसके साथ रहता है। यानी हल्कू किसान का जबरा के साथ कह सकते एक आत्मीय संबंध है। जैसे हम लोग कई बार कुत्ता पालते हैं और कुत्ते के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन हो जाता है, बहुत अच्छा, हम उसे प्यार और बाकी चीजें करते हैं। और हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी, ठीक है। हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठा कर रखे हैं, वही ताकि, क्योंकि हल्कू जो है ना वो रात में खेत की रखवाली करने हल्कू जाता है, कि भाई खेत रखाने जाता ना। आप सबने सुना होगा गांव में ना लोग खेत को रखवाली करते हैं कि कहीं खेत में कोई गाय, नील गाय या कोई जानवर ना घुस जाए, खेत को कहीं चर ना ले, इसलिए सभी लोग रात में जाकर के खेत की रखवाली करते हैं। और महीना भाई ठंड का महीना, बहुत ठंड होती है। हल्कू तो गरीब किसान है, उसके पास तो कंबल वंबल है नहीं, तो हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठा किए हैं, ठीक है, कि वो कंबल खरीदेगा और जब खेत की रखवाली करने जाएगा तो कंबल ओढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हल्कू जो 3 रुपए इकट्ठा कर रखे हैं वो साहूकार को दे देता है ब्याज के रूप में, क्योंकि ब्याज के पैसे भी भरने हैं। तो उसकी पत्नी मुन्नी मना भी करती है कि भाई क्यों पैसे दे रहे हो, ठीक है। यही पूरी कहानी है। अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। और इस पूस की रात कहानी, क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है, लगभग पूस का महीना हिंदी में बोला जाता है, उस समय बहुत ठंड होती है और ठंड में खेत की रखवाली करना आसान नहीं है ठंडी में। तो किसान हल्कू जाकर के खेत की रखवाली करता है और उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं रहता, इतनी ठंडी लगती है कि खेत को रखवाली कर नहीं पाता है। नील गाय जाकर के सारा खेत चर लेती है और हल्कू के मन में बड़ी खुशी है कि चलो भाई गाय ने सारा खेत चर लिया, अब इस ठंडी में आकर के खेत की रखवाली करनी नहीं पड़ेगी। तो इस कहानी में कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने किसानों की समस्याओं को इसमें दिखाया कि किसान किस प्रकार से साहूकार जो है उसको कैसे परेशान करते हैं। किसान खेती से उसको कुछ नहीं मिलता है, बाद में उसको मजदूरी करनी पड़ती है। किसान जो गरीब किसान है उनको रात में जाकर के ठंडी के मौसम में खेत की रखवाली करनी पड़ती है। तो किसानी की समस्याओं को कह सकते कि प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी में दिखाया है। और एक कहानी भाई मेरी पूस की रात है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। और इस कहानी से भी कह सकते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा इस कहानी का हम लोग सार देखेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रेमचंद की जो पूस की रात कहानी है, ग्रामीण गांव की कहानी है, गांव के परिवेश पर है। कहानी का नायक हल्कू है,
ठीक है। जो कहानी पूरी घूमती है, हल्कू एक किसान है, उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर वो खेती करके अपना गुजारा करता है। यानी कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? हल्कू किसान है। कौन है? हल्कू है। जो किसान है उसके पास थोड़ी सी जमीन है, ज्यादा किताब में बता नहीं गया कि उसके पास कितनी जमीन है, लेकिन कहा जाता थोड़ी सी जमीन है। वह उसकी खेती करता है और कह सकते कि हल्कू बहुत मेहनत करके खेती करता है, लेकिन हल्कू जो भैया वो ऋण लेकर के, लोन लेकर के खेती करता है साहूकारों से, महाजनों से, और घर की जरूरतें फिर भी पूरा नहीं हो पाती है हल्कू की। और हल्कू कह सकते हैं ऋण लेकर के किसान या साहूकारों से, जो महाजन होते हैं, उनसे पैसे लेकर के खेती करता है, और खेती से जो थोड़ा बहुत होता है वो सारा कह सकते हैं ऋण का ब्याज भरने में चला जाता है। और हल्कू ने सर्दी में कंबल खरीदने के लिए 3 रुपए बचा रखे हैं, क्योंकि हल्कू सर्दी में खेत की रखवाली करने जाता है। तो भाई हल्कू ने सोचा था भाई कंबल खरीद लूंगा, ठंड नहीं लगेगी, तो हल्कू ने 3 रुपए इकट्ठा कर रखे हैं। लेकिन 3 रुपए जो इकट्ठा कर रखे हैं हल्कू ने, एक दिन उसके घर महाजन आता है, जो साहूकार है जिससे उसने पैसे ले रखे हैं। महाजन उसके घर आता है तो हल्कू 3 रुपए उसको दे देता है। हल्कू की पत्नी कहती है कि भाई 3 रुपए तुमने जो कंबल खरीदने के लिए ले रखे हैं, अगर वही 3 रुपए तुम महाजन को दे दोगे तो तुम कंबल कहां से खरीदोगे? ठंड में जाओगे खेत की रखवाली करने तो तुम्हें ठंड लगेगी, तो खेत की रखवाली कैसे करोगे? और तुमने 3 रुपए साहूकार को दे दिए। हल्कू एक कह सकती कि बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो ये नहीं चाहता कि उसके घर रोज महाजन पैसे मांगने आए, उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हल्कू ने जो 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए रखे थे, वही 3 रुपए वो महाजन को दे देता और महाजन चला जाता है। इस बार हल्कू की फसल बहुत अच्छी हुई है और हल्कू खेत की रखवाली करने के लिए जाता है। और हल्कू एक दिन अपनी खेत की रखवाली करने अपने कुत्ते के साथ, यानी जो जबरा है, जबरा हमेशा हल्कू के साथ रहता है। हल्कू ने एक कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम जबरा है। हल्कू अपने कुत्ते जबरे के साथ कह सकते हो कि खेत की रखवाली करने के लिए गया हुआ है, ठीक है। और बहुत अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है, कह सकते खेत की रखवाली करने गया। हल्कू का कह सकते कि जो जबरा कुत्ता है वह उसका साथी है। और कह सकते जब वो खेत की रखवाली करने गया तो पूस का महीना, ठंड का महीना, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हल्कू जब खेत में गया तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हल्कू को ठंड लग रही है। हल्कू ने एक पतली सी चादर ले रखी है, तो कंबल तो है नहीं हल्कू पे, और चादर कंबल लेने के लिए जो पैसे रखे थे वो तो भैया साहूकार को दे दिए, सहना को दे दिया, साहूकार को दे दिया, कंबल तो है नहीं। हल्कू को ठंड लगती है तो हल्कू पुरानी चादर को ओढ़ करके बैठा है, लेकिन ठंड लग रही, तो हल्कू कुत्ते के साथ, यानी जो हल्कू का कुत्ता जबरा, उसके साथ अपना मल बहनाने की कोशिश करता, क्योंकि हल्कू को ठंड लग रही है। लेकिन हल्कू को ठंड से मुक्ति नहीं मिलती है, ठंड फिर भी लगती है। तो हल्कू के खेत के पास आम का बगीचा है, और आम के बगीचे में जाकर के हल्कू सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है, और हल्कू सूखी पत्तियां इकट्ठा करके आग जलाता है। आप सबको पता होगा कि भाई जो पत्ती होती है, पत्ती, अगर आम की पत्ती, सूखी पत्तियों को अगर जलाओगे तो आग बहुत ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं, आग बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो हल्कू आग तो जलाता आम की पत्तियों की, लेकिन आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। इससे आग जलाने से हल्कू का शरीर थोड़ा सा गर्म होता है और हल्कू चादर ओढ़ करके लेट जाता है, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा सा गर्म हो गया है, ठीक है। और हल्कू कह सकते कि आग जलाने से थोड़ी गर्मी हुई और चादर ओढ़ करके हल्कू लेटा हुआ है। तभी, और उसका कुत्ता जबरा उसके पास बैठा है, तभी जबरा भौंकने लग जाता है और लगता है कि खेत में नील गाय घुस गई। हल्कू को लगता है जबरा भौंक रहा है, लगता खेत में नील गाय घुस गई। हल्कू लेटा हुआ है, हल्कू का उठने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ठंड बहुत है। हल्कू एक बार पूरी ताकत लगा करके उठता है और खेत की तरफ जाने का प्रयास करता है, लेकिन इतनी ठंडी थी, ठंडी हवा थी, हल्कू फिर दोबारा बैठ जाता है, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है हल्कू को और पतली सी चद्दर है, ठीक है। तो खेत में वो जाता नहीं नीलगाय को भगा सके, और उसका जो कुत्ता जबरा है वो लगातार भौंक रहा है, क्योंकि खेत में नीलगाय घुस गई है। अगर हल्कू नीलगाय को नहीं भगाएगा खेत में से तो नीलगाय उसका पूरा खेत चर जाएगी, ठीक है, और खेत में कुछ नहीं बचेगा। तो हल्कू हिम्मत करता है, जाऊं नीलगाय को खेत में से भगा दूं, लेकिन इतनी ठंड है कि ठंड में जाकर के हल्कू की हिम्मत नहीं ले रही कि भैया वो गाय को, नीलगाय को भगा सके। हल्कू पास ही दोबारा लेट जाता है और नीलगाय को भगाने नहीं जाता है। हल्कू सोचता है कि अरे भाई कौन खेत की अब नीलगाय को भगाने जाए, नीलगाय अगर सारा खेत चर लेगी तो इस ठंड में आकर के मुझे दोबारा सोना नहीं पड़ेगा।
हल्कू इसी प्रकार की बातें सोचता, भाई अगर आज मैं नीलगाय को भगा दूंगा तो मुझे रोज आकर के सोना पड़ेगा, रोज मुझे बहुत ठंड लगेगी, तो इस ठंड में आकर के कौन सोए। तो हल्कू एक प्रकार से मन मार करके, अफसोस के साथ मन मार के कहता है कि नीलगाय चर रही तो चर लेने दो, अब मैं नीलगाय को भगाने नहीं जाऊंगा, कम से कम मुझे ठंड में तो यहां पर सोना नहीं पड़ेगा। जब सुबह होती है, सुबह हुई और हल्कू की पत्नी मुन्नी खेत पर आती है और मुन्नी हल्कू को जगाती, कहती है कि नीलगाय ने सारी फसल खा ली है और तुम खेत की रखवाली करने आए, तो तुम क्या खेत की रखवाली पढ़ रहे हो। अब जो साहूकार से तुमने पैसे ले रखे हैं उसके लिए अब तुमको मजदूरी करके उसके ब्याज भरना पड़ेगा। हल्कू के मन में बड़ी प्रसन्नता है, हल्कू सोचता है कि चलो भाई नीलगाय ने सारा खेत चर लिया, अब ठंडी में आकर के यहां तो सोना तो नहीं पड़ेगा। हल्कू इस बात से बड़ी खुश है और यहीं पर कह सकते हैं कहानी शुरू हो जाती है। तो किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रेमचंद जी ने इस कहानी में लिखा है और इस कहानी से भी आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में पूछी जा सकती है। और कई बार जैसे आप कहानी को लेकर के जो हम लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं उन कहानियों को लेकर के आपको चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है कि कहानी में जो कैरेक्टर हैं उनके चरित्र को बताओ। तो इसमें जैसे हल्कू का चरित्र आपसे पूछा जा सकता है और साथ में हल्कू के साथ साथ उसकी पत्नी मुन्नी का चरित्र कैसा है, उसके कुत्ते का चरित्र कैसा। तो चरित्र चित्रण आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी कहानी का आपके एग्जाम में परिवेश पूछा जा सकता है और आपको संदर्भ संरचना शिल्प देखो किसी भी कहानी का, जैसे उसने कहा था आकाशदीप कहानी है या कह सकते कि पूस की रात कहानी है, अगर इसका संरचना शिल्प पूछेगा तो आप लोगों को उस कहानी में कौन सी भाषा है और कहानी किस प्रकार की है, शैली, भाषा शैली को लिखना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूस की रात जो कहानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और इस कहानी से मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भाई मेरे मिलेगा ही मिलेगा पूस की रात कहानी से। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, हार की जीत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कहानी हो सकती है जो सुदर्शन के द्वारा लिखी गई कहानी है, हार की जीत। ठीक है, तो देखिएगा हार की जीत कहानी का सार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है। भाई चरित्र चित्रण, संरचना शिल्प, कुछ हैं जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, जो आ सकता है। तो क्योंकि सार पढ़ेंगे कहानी का तो कहानी हम लोगों को पूरी समझ में आ जाएगी इस कहानी में क्या क्या है। ठीक है, हार की जीत, चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हार की जीत जो कहानी है ये सुदर्शन की बहुत ही फेमस कहानी है। इस कहानी में बाबा भारती नामक एक सज्जन है। क्या है, कहानी जो है बाबा भारती नामक एक व्यक्ति पर है। वो साधु हैं और गांव के दूर मंदिर में रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि हार की जो कहानी है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाबा भारती। तो बाबा भारती हैं जो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, साधु हैं और गांव से दूर जो मंदिर है मंदिर में रहते हैं बाबा भारती। उन्हें किसी भी बात का लोभ नहीं है, यानी बाबा भारती को ना किसी बात का लोभ है, बाबा भारती ना किसी चीज की उनको लालच है। ठीक है, उनके पास सुल्तान नामक एक घोड़े के सिवा कोई संपत्ति नहीं। यानी बाबा भारती के पास एक घोड़ा है जिसका नाम है सुल्तान। बाबा भारती के पास कोई दौलत नहीं है, कोई धन नहीं है और कह सकते कि बाबा भारती के पास सिवाय कह सकते कि एक घोड़ा है। और बाबा भारती के पास भैया पैसे के नाम पर, संपत्ति के नाम पर खाली घोड़ा है। बाबा भारती कह सकते कि अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते हैं। क्या है कि जो बाबा भारती हैं वो अपने घोड़ा जो उनका जिसका नाम है सुल्तान, उस सुल्तान से बाबा भारती का बहुत प्रेम है। यह घोड़ा उनके जीवन में, यानी बाबा के जीवन में, बाबा भारती के जीवन में जो घोड़ा है उनके जीवन में उत्साह, उमंग और आनंद का कारण घोड़ा है। लेकिन बहुत जल्द ही एक खुशहाली उनके दूर जाने वाली है। बाबा भारती के पास ही कह सकते हैं उनके पास डाकू खड़क सिंह आया है। डाकू खड़क सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है और डाकू खड़क सिंह उन चीज को हासिल कर लेता है। तो बाबा भारती के पास जो घोड़ा है सुल्तान, उस वो सुल्तान घोड़ा एक डाकू है, डाकू का नाम है खड़क सिंह। खड़क सिंह को बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान पसंद आ गया है और भैया डाकू को बाबा तो मना नहीं कर सकते हैं और भैया डाकू को जो चीज पसंद आ जाती है डाकू उस चीज को हासिल कर लेता है। इस बार उसने बाबा भारती के पास सुंदर और बलवान घोड़ा भेजा
जिसकी तारीफ लोगों से सुनी थी, तो वह घोड़े को देखने के लिए अधीर हो गया। एक दिन वह घोड़ा देखने बाबा के पास गया। बाबा किसी अन्य लोगों की तरह उसे अपना घोड़ा दिखाया। घोड़े को देख करके खड़क सिंह बहुत ही व्यथित हुआ। उसने बाबा के घोड़े को चुराने की धमकी दे दी। बाबा डर गए और रात भर जाग जाग करके घोड़े की रखवाली करते थे। बाबा भारती को लगता था कहीं मेरा घोड़ा खड़क सिंह चुरा न ले, क्योंकि खड़क सिंह ने बाबा भारती को धमकी दी है कि मैं तुम्हारा घोड़ा चुरा लूंगा। और बाबा भारती कह सकते भैया अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते हैं। बाबा भारती घोड़े के प्रति बाबा भारती का बहुत प्रेम है। बाबा भयभीत होकर के रात रात भर घोड़े को देखते हैं, रखवाली कर रहे हैं। बहुत दिन बीत गया लेकिन चोरी नहीं हुई, तो बाबा बेफिक्र हो गए। लगा कि अब उसने खाली झूठी धमकी दी होगी, अब भैया मेरा घोड़ा नहीं चुराएगा। लेकिन एक दिन बाबा के साथ बाबा धोखा खा गए। उनका सबसे प्रिय घोड़ा दिन दहाड़े चोरी हो गया। यूं हुआ कि बाबा शाम को घोड़े की पीठ पर बैठकर के सैर करने बाहर निकले। घोड़ा सुल्तान विद्युत गति से दौड़ रहा था, बहुत तेजी से। बाबा भारती फूले नहीं समा रहे थे, उनके चेहरे पर चमक और आनंद था। ऐसे में किसी दुर्बल की सहायता, किसी गरीब व्यक्ति ने उनसे सहायता मांगी। उस अपाहिज को 3 मील दूर पड़ोसी गांव में जाना था। बाबा भारती ने अपने साधु धर्म का पालन करते हुए अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बिठाया और उसकी मदद की। लेकिन बाबा भारती से बड़ी गलती हो गई कि अपाहिज कोई व्यक्ति और नहीं था, वही डाकू खड़क सिंह था जो बहुरूपिया बन के आया था। बाबा के हाथ से उसने घोड़ा छीन लिया। इस बात को बाबा भारती को अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने उसे केवल इतना कहा कि तुम इस बात को किसी को मत कहना। खड़क सिंह बाबा की इस बात का अर्थ समझ नहीं पाया, तो बाबा भारती इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा कि कोई गरीब की सहायता नहीं करेगा, दोनों अपनी दिशा में चले गए। लेकिन खड़क सिंह के दिमाग में बाबा भारती के शब्द यही घूमते थे कि बाबा भारती ने कहा था कि तुम किसी से मत कहना कि तुमने बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया, क्योंकि तुमने मेरे से मदद मांगी है अपाहिज बन करके। अगर तुम ये बात कहोगे कि मैंने अपाहिज बन करके बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया है, तो कोई गरीब व्यक्ति की, अपाहिज व्यक्ति की कोई इंसान मदद नहीं करेगा। तो बाबा भारती को लगता है कि जिस प्रकार से खड़क सिंह ने अपाहिज बन करके, विकलांग बन करके मेरे से घोड़ा छीना है, अगर कोई सच्चा व्यक्ति अगर विकलांग होगा और किसी से मदद मांगेगा तो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि कोई ये ढोंगी व्यक्ति है। इसलिए बाबा भारती ने उस डाकू खड़क सिंह से कहा तो भैया किसी से मत कहना कि तुमने बाबा भारती का घोड़ा ऐसे चुरा लिया है। उसने बाबा का घोड़े के लौटाने का निर्णय किया। एक रात चुपके से बाबा भारती का घोड़ा अस्तबल में बांध करके चला गया। बाबा भारती को अपना घोड़ा पाकर के बहुत खुशी हुई। बाबा भारती ने उसको साधुवाद दिया कि अब कोई आदमी दीन दुर्बल की मदद से नहीं मुकरेगा। तो बाबा भारती एक खास से कहानी यही बताती है कि भी बाबा भारती ने उस डाकू को एक अच्छा मैसेज दिया कि भाई कभी दुर्बल बनकर के तुमने जो मेरे साथ धोखा किया है, अगर किसी को और को बता दोगे तो किसी गरीब व्यक्ति पर, किसी कमजोर व्यक्ति पर, किसी अपाहिज व्यक्ति की कोई मदद नहीं करेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, कह सकते हैं कि हार की जीत, क्योंकि बाबा भारती हार करके भी जीत गए। बाबा भारती अपना घोड़ा तो हार गए थे ना, डाकू खड़क सिंह तो भैया घोड़ा उठा ले गया था ना बाबा भारती का, लेकिन बाबा भारती के विचारों का प्रभाव डाकू खड़क सिंह पर इतना है कि डाकू खड़क सिंह का भैया हृदय परिवर्तन हो गया। डाकुओं का हृदय बदल सकता है, क्योंकि बाबा भारती की बातें डाकू खड़क सिंह, बाबा भारती की बातों से डाकू खड़क सिंह इतना प्रभावित हुआ कि बाबा भारती का घोड़ा उसने लौटा दिया। यानी बाबा भारती हार करके भी जीत गए। तो हार की जीत जो कहानी है काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, सुदर्शन की कहानी है, और इस कहानी से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और इस कहानी को भी भाई मेरे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में इस कहानी का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, जैसे बाबा भारती का चरित्र कैसा है, डाकू सुल्तान सिंह, खड़क सिंह का चरित्र चित्रण, ये दो लोग, क्योंकि कहानी में बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह ही हैं, तो चरित्र चित्रण जब भी अगर पूछेगा तो भाई बाबा भारती का चरित्र चित्रण, उनका कैरेक्टर कैसा है और खड़क सिंह का कैरेक्टर कैसा है, यही आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। तो इस कहानी भाई हार की जीत आ सकती है, और मुझे लगता कि
ये इंपॉर्टेंट कहानी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगली कहानियों को देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगी और जो एग्जाम में आ सकती है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा भाई मेरे, क्या है, तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है तीसरी कसम, और बहुत ही फेमस कहानी है। जैसे कहानी का सार, चरित्र चित्रण और संरचना शिल्प, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तीसरी कसम से अगर मैं बात करूं ना, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे गए। और तीसरी कसम जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़ करके जरूर जाना है, और इस कहानी से भी मैं जरूर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे आ सकता है। ठीक है, और बहुत ही फेमस कहानियां रही अगर मैं तीसरी कसम की बात करूं। ठीक है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है तीसरी कसम। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दें, इस पर मूवी भी बनी है इस कहानी पर, कह सकते हैं कि इनकी कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं क्योंकि कहानी इंपॉर्टेंट कहानी है, और इससे क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले 2-3 साल का मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वहां पर भाई मेरे हर साल इस कहानी से क्वेश्चन आता है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम एक आंचलिक कहानी है, यानी ग्रामीण अंचल गांव देहात की कहानी है, जिसमें बिहार के रहने वाले हिमरान की प्रेम भावना को बताया गया है। यह एक गाड़ीवान और इस महिला सवारी की कहानी है। इसमें कह सकते हैं एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, इस बार महिला की सवारी स्टेशन से फायर बेसगंज मेले के लिए निकलता है। यानी एक गाड़ीवान है जो गाड़ी चला रहा है, और एक महिला को स्टेशन से लेकर के फायर बेसगंज मेले के लिए निकला हुआ गाड़ीवान। उसके खूब अरमान थे अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठा करके ससुराल ले जाए, किंतु उसकी पहली पत्नी गौना होते ही मर गई। यानी गाड़ीवान जो गाड़ी चलाता है, जब उसकी शादी हुई तो भैया गौना होते हुए उसकी पत्नी मर गई। उसके मन में खूब, दूसरी शादी अभी तक नहीं हुई है। उसके जीवन में यह पहला अनुभव है कि जब कोई स्त्री उसकी गाड़ी में बैठी, यानी जो गाड़ीवान है ये अपनी गाड़ी में एक स्त्री को, एक महिला को बैठा करके मेले के लिए ले जा रहा है। और गाड़ीवान के मन में बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा करके उसके घर ले जाऊं, लेकिन उस शादी होने के बाद गौना नहीं, तो इससे पहले उसकी पत्नी मर गई, और गाड़ीवान की अभी तक दूसरी शादी नहीं हुई है। और आज पहली बार उस गाड़ीवान की गाड़ी में कोई, आज गाड़ी कौन है, जो बैलगाड़ी है इसकी, वो गाड़ी मतलब कार गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी है। ठीक है, आज उसकी बैलगाड़ी में कह सकते हो कि भैया एक महिला बैठी है। ठीक है, स्त्री के करीब होने से हिमरान को चंपा के फूलों के, यानी उस महिला जो पास में बैठी है उसके पास से चंपा के फूलों की खुशबू आती है, जिससे वह बेसुध होता है और चांद की रोशनी में उसका सुंदर चेहरा देख करके मदहोश हो जाता है। यानी जो गाड़ीवान है उस खूबसूरत महिला को देख करके, जो उसकी गाड़ी में बैठी उसको देख करके मदहोश हो जाता है। रास्ते में बातों बातों से उसे पता चला यह महिला मथुरा मोहन कंपनी में मशहूर एक्ट्रेस हीराबाई हैं। यानी वो मथुरा मोहन कंपनी थी, उसकी मशहूर एक्ट्रेस हीराबाई हैं, जिसकी एक अदा पर सैकड़ों लोग फिदा हो जाते। आज उसकी गाड़ी में बैठी है। उसने हीराबाई का तो नाम सुना था किंतु कभी देखा नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हस्ती उसकी इस गाड़ी में बैठेगी। अब हीराबाई रौता संगीत कंपनी में शो करने के लिए जा रही हैं और उसकी सवारी हीरामन को मिली है। आमतौर पर नौटंकी कंपनी में काम करने वाली औरतों के प्रति लोगों का नजरिया अच्छा नहीं होता है, लेकिन हीरामन के मन में हीराबाई के प्रति में बहुत सम्मान है। उसकी यह उच्च भावना हीराबाई को बहुत प्रभावित करती है और वह उससे अच्छा व्यवहार करती हैं। परिणाम स्वरूप हीरामन प्रेम के सपने देखने लगता है और वह सपनों को दुनिया में हीरामन खो जाता है हीराबाई के। उसे महुआ घटवारिन की प्रेम कहानी याद आती है, जिसे वह गीत शैली में दुहराबाई सुनाता है। उसे महुआ घटवारिन की जगह हीराबाई दिखाई देती हैं और उसके प्रेमी की जगह वह खुद को देखता है, लेकिन उसके यह सपने बहुत जल्द टूट करके जमीन पर आते हैं। हीराबाई उसके जीवन से निकल जाती है और उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। अंततः हीरामन कसम खाता है कि अब वह किसी कंपनी की औरत की सवारी को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाएगा और उसने कसम खा ली। यही उसकी तीसरी कसम है, यही कहानी है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। इसमें एक गाड़ीवान है जिसका नाम है हीरामन, ठीक है। हीरामन अपनी गाड़ी में एक महिला को बैठाता, जो कंपनी या जो हीरोइन है, जो नाचने गाने का काम करती नौटंकी में, उससे उसको प्रेम हो जाता। बाद में वो जब चली जाती है तो उस हीरामन कसम खाता कि अब वो अपनी गाड़ी में किसी भी महिला को नहीं बैठाएगा, ठीक है, उसने कसम खाई है। तो ये खास तौर से तीसरी कसम कहानी है और ये बड़ी फेमस कहानी है, फलीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और इस कहानी से आपको खास तौर से आपको संदर्भ सहित व्याख्या आएगी और इससे आपको कैसे चरित्र चित्रण भी आ सकता है, चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। चरित्र और चरित्र चित्रण में तो हीरामन का चरित्र और हीराबाई का चरित्र, क्योंकि इसमें इस कहानी में दो ही कैरेक्टर है ना, एक तो हीरामन है और दूसरा हीराबाई। इनका देखो, हीरामन जो है कह सकते हो कि हट्टा कट्टा 40 साल का नौजवान व्यक्ति है जिसकी बचपन में शादी हुई थी, गौने से पहले दुल्हन मर गई है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर खास करके हीराबाई का जो चरित्र है, हीराबाई जो है कह सकते हैं वो नाटक कंपनी में नाचनी और गाने वाली एक महिला है, ठीक है, जिसके हृदय में एक बार हीरामन को देख करके उसके मन में थोड़ा बहुत दया भावना आती है। तो ये तीसरी कसम बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और तीसरी कसम से भी कह सकता हूं भाई मेरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ही फेमस कहानी है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आया, तो इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है परिंदे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, निर्मल वर्मा की कहानी है, क्योंकि इस कहानी से भी आपके एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, परिंदे कहानी को लेकर के। और संदर्भ सहित व्याख्या तो आएगी एग्जाम में, मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी लास्ट में कौन किस किस प्रकार से आपको संदर्भ सहित व्याख्या आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी आ सकती है। तो परिंदे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए परिंदे कहानी को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी, ज्यादातर संभावना रहेगी कि भाई मेरे परिंदे आ सकती है और पूछी जा सकती है। तो चलिए परिंदे कहानी को देखते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर देखा था ना, उसमें परिंदे कहानी को लेकर के इन्होंने बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि परिंदे कहानी को जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या भाई करेंगे, क्योंकि जो आ सकता है। तो देखिएगा परिंदे कहानी को देखते हैं, इसका सार देखते हैं ताकि हम लोग कहानी को अच्छी तरीके से समझ सकें। आधुनिक युग के समाज में अपेक्षाकृत व्यक्ति निजी सुखों के महत्व को मिलने लगा और व्यक्ति साहित्य केंद्रित अभिव्यक्त करने लगा। देखो आपको पता कि आज का जो समाज है ना भाई, आज के समाज में हर व्यक्ति जो ना सुख बहुत ढूंढता। हम लोग अगर आप देखोगे ना तो हम लोग ज्यादातर सुख की तलाश में रहते हैं, भाई हमको खुशी मिल जाए, हमको किसी प्रकार से आनंद मिल जाए। हम ज्यादातर लोग जो है ना खुशी ही ढूंढते रहते हैं, भाई किसी प्रकार से हमको सुख मिल जाए। और सुख ढूंढना ही हमारे जीवन का क्या हो गया है, एक प्रकार से अंतिम उद्देश्य हो गया है कि हम हमेशा या कह सकते कि लगातार सुखों की तलाश में ही रहते हैं। भाई वो सुख हमें किसी प्रकार से मिल जाए, किसी व्यक्ति से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, तो हम सुखों की तलाश में हम लोग हमेशा रहते हैं कि भाई किसी प्रकार से हमें सुख मिल जाए या सुख प्राप्त हो जाए। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी आधुनिक युग में जो जीवन में जो त्रासदी है उसको बताती है। कहानी में कुमाऊं के कॉन्वेंट यानी प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका है जिसका नाम है लतिका, जो हॉस्टल में वार्डन है। यानी एक स्कूल है जिसमें एक शिक्षिका लतिका है जो हॉस्टल की वार्डन है। उसके जीवन में बहुत दुख है जिसका चित्रण किया गया है। वह कहानी की नायिका है। कहानी की नायिका का क्या नाम है, लतिका। कहानी की नायिका लतिका है और कहानी उसे के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। परिंदे कहानी संपूर्ण कहानी में लतिका के जीवन में जो निराशा है, लतिका के जीवन में जो उदासी है, लतिका के जीवन में जो अकेलापन है, उसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। भले ही वह स्कूल और हॉस्टल में लड़कियों के बीच रहती है, लेकिन लतिका के जीवन में दुख बहुत है। सर्दियों की छुट्टियों में सभी लड़कियां अपने घर चली जाती हैं और घर जब चली जाती तो लतिका अकेली पड़ जाती है, क्योंकि वह स्कूल में रहती, वार्डन है। वह छुट्टी में कभी भी नहीं अपने घर नहीं जाती। लतिका कभी भी छुट्टी होती तो अपने घर नहीं जाती है, यहीं पर अकेली रहती है। उसे हमेशा अकेलापन सताता है लतिका को। उसका साथी शिक्षक भी उसके अकेलेपन को दूर नहीं कर पाए हैं, किंतु वह अपने जीवन में बहुत मुक्त नहीं है। वह अपने गुजरे हुए जीवन को याद करके बहुत व्यथित होती, बहुत दुखी होती है। उसके जीवन में बहुत दुख भरी कहानी है।
वह अपने वर्तमान जीवन के अतीत से बाहर नहीं निकल पा रही है और किसी की लौटने का इंतजार जीवन भर कर रही है। उसके जीवन में प्रेम नहीं है, वह एक प्रकार से कुंठा का शिकार हो चुकी है। जिस तरह लतिका अपने जीवन में उदास है, उसी प्रकार से यह कहानी है। इस तरह लतिका के जीवन में अकेलापन है जिससे वह जूझ रही है और कह सकते हैं लड़कियों के बीच हॉस्टल में रहते हुए खुद को वह अकेला महसूस कर रही है। उसको एक अच्छे प्रेम की तलाश है, एक अच्छे प्रेमी की तलाश है, न तो उसको प्रेम मिल पा रहा है, ना तो लतिका को कोई प्रेमी में। यानी वो परिंदे नहीं होते, जैसे पक्षी परिंदे होते ना, घूमते रहते हैं और उनको जीवन में शांति नहीं मिलती है, तो उसी प्रकार की जो लतिका की कहानी है, उसके जीवन में कभी वो बिचारी हमेशा उदास ही रहती है। तो परिंदे कहानी जो है, वो कह सकते हैं लतिका जो है, लतिका नाम की जो लड़की है, इसी के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी या भैया मेरे यह पूरी स्टोरी घूमती रहती है। लतिका जो है, लतिका के इर्द गिर्द, लतिका के आसपास ही यह पूरी कहानी घूम रही है। और इस पूरी कहानी में अगर आप देखोगे तो लतिका के बारे में ही बताया गया। और इस कहानी से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इस कहानी से संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है। और चरित्र चित्रण अगर है तो लतिका कहेगा भाई, लतिका एक इस कहानी में वही इंपॉर्टेंट है। चरित्र चित्रण में परिंदे में तो लतिका ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी का चरित्र बता देना किस प्रकार से उदास है और किस प्रकार से अकेलापन महसूस कर रही है। लड़कियों के बीच रहती है फिर भी बेचारी खुद को अकेलापन महसूस कर रही, तो ठीक है। तो एक खास से परिंदे इंपॉर्टेंट कहानी है, जिससे मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस परिंदे कहानी से एग्जाम में क्वेश्चन आने की क्या है, ज्यादातर संभावना मुझे लग रही कि भाई इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई मेरे 13वां क्या रहेगा, सिक्का बदल गया। एक कृष्णा सोबती की कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, क्योंकि इस कहानी से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। इस कहानी का सार देखेंगे, इस कहानी से संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती, मैंने पहले बताया है। चरित्र चित्रण इंपॉर्टेंट होता है, संरचना शिल्प इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कई बार प्रतिपाद बता दो भाई, किसी कहानी को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य होता है, इस प्रकार की चीजें बात करते हैं। तो सिक्का बदल गया बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और इस कहानी को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मेरा मानना है कि सिक्का बदल गया से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो कहानी, इंपॉर्टेंट कहानी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस कहानी से भाई आने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं, छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इस कहानी का सार देखते हैं। देखो, कहानी का मुख्य पात्र सहानी है, यानी जो सिक्का बदल गया कहानी है, इसका जो मुख्य कैरेक्टर है वह सहानी है। अन्य सभी पात्र जैसे शेरा और उसकी पत्नी हुसैना है। शेरा की मां का इंतकाल यानी मौत हो के बाद सहानी ने उसकी परवरिश की है। सहानी चिनाब नदी के किनारे जाती है और सूर्य को जल देने के पश्चात अनगिनत पैरों के निशान देकर के घबरा गई है। शेरा की निगाह आज सहानी के घर की संदूक में भरे सोने चांदी पर है, जिसके लिए वह कुल्लूवाल के लोगों से मिला है। उसका सोचना कि हमारे ही भाई बंधु से सूद लेकर के शाह जी ने सोने चांदी की बोरियां रख ली है, जो कभी डांट दिया करते थे, लेकिन बचपन में रोते शेरा को सहानी ही दूध का गिलास देती है। इस बातों को याद करके शेरा अपनी फैसले से विचलित हो जाता है और शाह जी की बात का साथ देता है। वह सहानी को जरूर बचाएगा और पिछली रात के षड्यंत्र से पछतावा होता है। वह अपने को कोसता है और फिर वह फिरोज के साथ बंटवारे की बात पर कैसा मान गया। उसके बाद सहानी हवेली की तरफ चल देती है। उसके पीछे आशंकित सा चारों तरफ देखता शेरा भी चलता है, क्योंकि अपने साथियों के साथ उसके कान में गूंजती है। वह सोचता कि सहानी को मारकर क्या होगा। वह चाहता है कि संभावित खतरे के बारे में सहानी को बता दे। इसी असमंजस में बगल में जबलपुर में आग का धुआं फैला दिखाई देता है, जहां पर सहानी अन्य रिश्तेदारों के साथ रहता है। फिर हवेली में पहुंचकर सहानी अचेत पड़ी है और उठ नहीं पाती। दोपहर से शाम तक कोई नहीं उसके पास उसकी सहायता करता है। उसे शाह जी की याद आती है। तभी रसूल का नाम ग्रामीण आता है और उसे घर छोड़ करके ट्रकों की बात करता है।
जिसका साहनी को सदमा लगता है। साहनी के जाने के बाद पूरे गांव में फैल जाती है। नवा बीबी ने संतावना दी। जब बेगू, पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्लामा के साथ खड़े होते हैं, तब बेगू ने कहा, साहनी रब्बा नूर अहो मंजूर सी। बेगू साहनी के दिल की हालत समझ रहा है, मगर क्या करे, सिक्का बदल गया है। शाह जी की हवेली के पास पूरा गांव खड़ा है। इस हवेली के सारे षड्यंत्र रचे गए थे, जिसे साहनी अनभिज्ञ थी, लेकिन उसे पता चला है कि सिक्का बदल गया है। थानेदार दाऊद खां हैं, यही वही है जिनकी शाहजी नदी के किनारे खेमे लगा दिया करते थे। उसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कनफुल्ले दिए थे। यह सब बातें जब थानेदार को याद आती हैं तो थोड़ा नरम पड़ता है और साहनी से कहता है कि घर से कुछ रुपया पैसा सोने चांदी ले लो, आगे काम आएगा। लेकिन साहनी जवाब देती, मेरा एक एक सोना चांदी तो जमीन में बिछा हुआ है। जिसे सुनकर के थानेदार दाऊद खां लज्जित हो जाते हैं, कहते हैं, साहनी तुम अकेली हो और अपने पास कुछ होना जरूरी है। फिर थानेदार समझाता कि कुछ नकदी ले लो, वक्त का कुछ पता नहीं। लेकिन साहनी जवाब देती है, क्या इससे अच्छा वक्त देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी जिससे दाऊद खां को निस्तर हो जाए। इस बीच सेहरा साहनी को दाऊद खां को बात करते हुए देखता है। दाऊद खां साहनी को मार रहा है और फिर बोलता है, खां साहब देरी हो रही है। साहनी कहती है, मेरे ही घर में मुझे देर, और उसके आंसू निकल आते हैं। मैं पुरखों की रानी और यहीं पर मेरे अन्न पर पले हुए। साहनी रोकर नहीं बल्कि शान से इस घर से निकलना चाहती है जिस दिन उसे बहू रानी बनकर आई है। गांव भर की औरतें रो पड़ती हैं और उसके सुख दुख की साथिन हैं। फिर साहनी ने आंसू भर आंखों से हवेली की ओर अंतिम देखा और जा करके एक बार जी भर के देखना चाहती है, लेकिन उसे छोटेपन का एहसास होता है। वह ट्रक की ओर चल देती है। शेरा का दिल टूट जाता, पूरा गांव रो पड़ता है। दाऊद खान ने ट्रक का दरवाजा खोला। इस्माइला में अंतिम बार का, साहनी कुछ कहती जाओ, तुम्हारे मुंह से निकला आशीष झूठा नहीं हो सकता है, और अपने सोफे से आंखों का पानी पोंछो। साहनी ने रूठे गले से कहा, रब्बू तुहान सलामत रखे बच्चा, खुशी बख्शे। पूरे गांव को पछतावा हुआ कि इतना प्यार और इसे रखे नहीं पाए। शेरा ने साहनी के पैर छुए। साहनी ने फिर आशीष दिया, तूने भड़ा जन, यानी जाओ चांद तेरे भाग जगे। पूरा गांव रो दिया और ट्रक चल पड़ा। ट्रक चल रहा है, साहनी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। साहनी अपने दिल में मैल ना रखा, कुछ ना कह सका। ये ऐसे वक्त में राज पलट दिया और सिक्का क्या बदलेगा, मैं तो खुद छोड़ आई। कहानी के बारे में लेखिका अपने शब्दों में कहती है कि विभाजन यानी भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, उस घटना के संघर्षों को लेकर के, एक देश का जो बंटवारा हुआ है, नए देश का जो जन्म हुआ है, उसको लेकर के राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ को एक कहानी लिखती है कि भाई भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के ये पूरी कहानी लिखी गई है कि लोगों के मन में कितना दुख है, कितना दर्द है कि लोग अपना घर द्वार छोड़ करके इधर से उधर आ रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के कहानी लिखी गई है, सिक्का बदल गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी से आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या जरूर आ सकती है। भाई सिक्का बदल गया बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और एक कहानी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इस कहानी को आपको इंपॉर्टेंट में रख करके मैंने आपको पढ़ाया। तो इस कहानी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले संदर्भ सहित व्याख्या कैसे आती है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो देखिएगा BHDC 110, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो भाई हिंदी कहानी, अगर मैं बात करूं ना तो इस एग्जाम में कुल 5 क्वेश्चन आएंगे और पहला क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य रहेगा। एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पूछता भाई जरूरी है, जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। देखो गद्यांशों की, देखो 3-4 गद्यांश आते हैं जिसमें से आपको 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और 12 नंबर की व्याख्या करने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 पेज, उसके लिए कोई पेज फिक्स नहीं, कम से कम 2 पेज लिख लीजिएगा। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे पहला दे रखा है, मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्य साफ रंग के होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल हट जाती है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। दूसरा, जब मैं अपने हृदय में विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया,
इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करने को आ सकती है। तीसरा देखिएगा, आप घोड़े का नाम ना लो, मैं उससे इस विषय में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करें। खासतौर से उससे आया है, घोड़े वाले से जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगला, बाजार में नई तरह की पाजेब चली है पैरों में, एक खास से वो सहना सिंह की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा था उसने कहा था। अगला देखिएगा, हाँ यह तो पता है पर या नहीं कुल्लू के कुछ हिस्से अब तुम दिखाई अचानक दिए। तो यानी 5 आपको संदर्भ सहित 5 आता है, जिसमें से आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में करनी रहेगी। ठीक है, तो संदर्भ सहित व्याख्या इंपॉर्टेंट है भाई, आएगी पेपर में। ठीक है, तो चलिए संदर्भ सहित व्याख्या ही मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, BHDC 110 ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ठीक है, तो BHDC 110 हिंदी कहानी 100 में से पास होने के लिए आपको भाई मेरे, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई 35 नंबर की जरूरत होती पास होने के लिए। एग्जाम आपका 3 घंटे का रहेगा और 5 क्वेश्चन करने कुल। और पहला जरूरी है, पहला, क्योंकि 3 संदर्भ सहित व्याख्या करने आएंगे। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी। देखो, पहला, जब जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और ये पूस की रात वाली कहानी में से आया है। अगला देखिएगा, माँ को बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देकर के आनंद, वही आनंद बाबा साहब को, एक खास से घोड़ा वाला जो चोरी कर लेता है खड़क सिंह, उस कहानी से है। अगला, हीरामन को बहुत प्रिय गीत है महुआ ए, हीरामन वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे पूछा गया। सिद्धेश्वरी भय तक आतंक अपने बेटे को एक तक निहार रही है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। अगला, ये 5 आपको संदर्भ सहित व्याख्या पेपर में आती। देखो, जैसे उसने कहा था एक क्वेश्चन आएगा। देखो 16 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन करने देंगे। जो क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर के, जैसे सिक्का बदल गया मैंने आपको पढ़ाया, तीसरी कसम मैंने आपको पढ़ाई, हार की जीत मैंने आपको पढ़ाया, उसने कहा था आपको पढ़ाया। तो 16 नंबर के लिए आपको कम से कम भाई मेरे 4 पेज लिखना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा। जो कहानियां आती हैं संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, BHDC 110 ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, 5 करने, और पहला जो आपके लिए जरूरी, पहला क्वेश्चन करना ही करना है, जिसमें आपको क्या करनी है, 3 की प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, कहानियों से आया है, 4 दिन तक पलक ना झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता रहा, एक खास से उससे कहानी आई है, घोड़े वाले से, खास से जो बाबा हैं। ठीक है, उसे पूछेगा। जब किसी तरह न रह गया उसने जबरा को, पूस की रात में से पूछा गया है। सिद्धेश्वरी की पहली हिम्मत ना हुई कि उसने पास जाए, और भयभीत हिरनी, ये भी सप्रसंग व्याख्या आएगी। हुबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से चमकने लगा, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। मैं परखों के इस घड़े में, घर की रानी मेरे ही अन्न पर पले, एक खास से अभी जो मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी ना आखिरी में, उससे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, और सप्रसंग व्याख्या की, और व्याख्या भाई करके आना। अगर आपको व्याख्या नहीं आती है तो फिर भी बना के लिख करके आना, कोई भी छोड़ करके नहीं आएगा, इस बात को याद रखेगा। क्वेश्चन देखो, पूस की रात कहानी से आया है, खड़क सिंह बाबा को मैंने बताया है, परिंदे कहानी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, और इस प्रकार से सिक्का बदल गया मैंने आपको कहानी पढ़ाई। तो मैंने क्वेश्चन भी आपको काफी पढ़ा रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, समझ रहे हो। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं भाई। देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा BHDC 110, ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखोगे कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें आपको 3 सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, अभी तक 4 दिन पलक ना झपे, एक घोड़े वाला फिर आ गया, इससे बहुत आता है, खास से अगर घोड़े की बात करोगे। उसने जाकर गले आले पर रुपए निकाले और लाकर के हल्कू के हाथ में रख दिया, ये पूस की रात में से लिया गया है। अपनी वस्तु को दूसरे की मख में प्रशंसा सुनने से हृदय अधीर हो जाता है, वह बाबा उसे खड़क सिंह से लेकर के आया है। मेरे मन में उस समय तरह तरह के द्वंद्व है, मैं स्थिर हो गया, अपराध की प्रतिकरना है, रोष अधिकार नहीं प्रेम है, इसको लेकर के वह घर समय बीतने के लिए संगीत, खास से परिंदे कहानी में से आया है। तो जितना जैसे परिंदे कहानी है, तीसरी कसम मैंने आपको पढ़ाया है, खड़क सिंह के घोड़ों को क्यों लौटा देता है पढ़ा रखा, पूस की रात मैंने कहानी आपको पढ़ा रखी है। तो मैंने इतने क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं कि इसी में से आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो जो मैंने आपको बता रखा है सप्रसंग व्याख्या तो भाई मेरे करके आनी है, कोई भी छोड़ करके नहीं आएगा, बना के लिखना। 3 सप्रसंग व्याख्या करनी है, बाकी आपको 16 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं। 16 नंबर के 4 क्वेश्चन में 4 पेज लिखिएगा, जैसे एक पन्ने का 1 पेज होता है ना, तो आगे पीछे, आगे 1 पीछे 2, इसे हिसाब से गिनिएगा। और व्याख्या में कम से कम 1.5-2 पेज करिएगा, व्याख्या के लिए कोई
पेज फिक्स नहीं है, और टोटल 5 आती हैं, 5 में से आपको 3 व्याख्या करनी रहेगी। नहीं भी आती है तो पढ़ोगे ना तो कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो लिखोगे, छोड़ करके नहीं आना किसी को, ठीक है। और इस बात को याद रखना, जितना मैंने पढ़ा इतना करके जाओ, एग्जाम आपका बहुत अच्छा ही जाएगा, ठीक। आने वाली बात नहीं, जितना पढ़ा रखा भाई उतना करके जाइएगा। BHDC 110 में जो आ सकता है वो मैंने आपको सारा बताया, और अच्छे से लिख करके आएगा, पूरा पेपर करके आना। 4 क्वेश्चन लिखना, 3 संदर्भ सहित व्याख्या करके आनी है। इतना लिख करके आओगे तो पेपर अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी कहानियां मैंने पढ़ा रखी है उन कहानियों को आप लोग दोबारा पढ़ लो, और अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो पूरी कहानी पढ़ सकते। तो रात पड़ी हुई है तो पूरी नाइट है, पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लो, और एग्जाम अच्छा ही जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है।